सारा दिन छलियां बेचकर कितना कमा लेते हो? एक बड़ी गाड़ी वाली बेगम साहिबा ने मुझसे सवाल किया। मैंने नज़र झुकाकर कहा, 600-700 बन जाते हैं। तो उसने अपने पर्स से नोटों की गड्डी निकालकर मेरे ऊपर फेंकते हुए कहा, दिन रात नोटों में खेलोगे, लेकिन बस मेरा एक काम करना होगा। बोलो, सौदा मंजूर है? मैं हैरान परेशान उसकी तरफ देख रहा था। उसी वक्त गाड़ी से 5 साल की बच्ची निकली और पापा कहकर मुझसे चिमट गई। मेरा नाम जफर है और मैं उन पहाड़ों से तल्लक रखता हूँ जहाँ न सड़कें होती है न रोशनी होती है, जहाँ रात का अंधेरा इंसान के अंदर तक उतर जाता है, जहाँ गुर्बत इतनी गहरी है कि बच्चे बचपन में ही बूढ़े हो जाते हैं, जहाँ माएँ बच्चों के लिए दुआ के सिवा कुछ नहीं रखती और बाप मेहनत के बावजूद खाली हाथ खड़ लौटते हैं। मेरी जिंदगी भी इन्हीं अंधेरों में पलकर जवान हुई थी। मेरे माँ बाप ने कभी ख्वाब नहीं देखे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि ख्वाब देखने के लिए रोटी नहीं खा सकते। उनके लिए ख्वाब सिर्फ वो होते हैं जो भूख की नींद में दिखते थे। मेरे बहन भाई भी इसी तरह पल रहे थे, जैसे जंगल में कोई पौधा बेवकत बारिश के सहारे उगता है। मैं इन सबके बीच बड़ा हुआ और सोचा कि कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ ऐसा जिससे माँ बाप का चेहरा रोशन हो जाए, बहनों के हाथ पीले हो जाएं, भाइयों को इज्जत मिले। और वो दिन आया जब मैंने पहाड़ छोड़ा और शहर आ गया। मेरे हाथ में कोई डिग्री नहीं थी, मेरे पास कोई सिफारिश नहीं थी। मेरे साथ सिर्फ ये उम्मीद थी कि मैं कुछ न कुछ कमा लूंगा, ताकि घर वालों की ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाए। शहर में आकर सबसे पहले जो काम मिला था वो छल्ली बेचने का। पहले पहल तो दिल नहीं माना, मगर फिर माँ के चेहरे की झुर्रियाँ याद आईं, बाप की खामोश नजरें याद आईं, बहनों के पुराने जोड़े और भाइयों के नंगे पाँव याद आए। तो दिल ने कहा, जफर, अब पीछे नहीं हटना, अब हाथों को मेहनत का रंग देना होगा। फिर क्या था, मैंने छल्ली बेचना शुरू कर दी। एक ठेला खरीदा, इस पर ईंधन रखा, कुछ छलियां खरीदी और शहर के एक मसरूफ चौराहे पर जाकर बैठ गया। शुरू शुरू में लोग हैरान होकर मुझे देखते थे। अक्सर कहते थे कि तुम तो शक्ल से छल्ली बेचने वाले नहीं लगते, कोई तालीम याफ्ता इंसान लगते हो। तो मैं हंस देता और कहता कि मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा देती है। कोई भी खुशी खुशी छल्ली नहीं बेचता, सबके पीछे कोई कहानी होती है, और मेरी कहानी भी ऐसी ही थी। दिन भर की धूप में खड़ा होकर जब चूल्हे की आंच चेहरे को झुलसा देती थी और पसीने से कपड़े भीग जाते थे, तब दिल चाहता था कि सब छोड़ छाड़ कर वापस पहाड़ों में जा बसूं। लेकिन फिर वही माँ बाप याद आ जाते। कभी बच्चे आते जिनके पास पैसे नहीं होते, कभी उनके हाथ में कोई फटा पुराना नोट होता जो शायद किसी दुकान से रद्द कर दिया गया होता। तो वो हंसते हुए मेरे पास आते और कहते, चाचा छल्ली दे दो, ये लो पैसे। और मैं चुपचाप उनको छल्ली थमा देता, उनसे कुछ न कहता, ना ही उनके नोट को लौटाता, क्योंकि मुझे बच्चों से बेहद प्यार था। शायद इसलिए कि मेरे अपने बहन भाई भी छोटे थे और मैं उन्हें हर बच्चे में देखता था। जब शाम को ठेला समेटता तो बच्ची खुची छलियां खुद नहीं खाता, बल्कि किसी और बच्चे को दे देता जो सड़क किनारे खड़ा होता या किसी कूड़ेदान में कुछ ढूंढ रहा होता। शहर का निज़ाम बहुत सख्त था, हर चीज़ का किराया देना पड़ता था, हर रोज़ कुछ न कुछ खर्चा निकलता था। ईंधन के पैसे अलग, छलियां खरीदने के अलग। कभी कभी नुकसान भी हो जाता था, पर मैं फिर भी माँ को हर महीने थोड़े बहुत पैसे भेज देता और खुद कभी खैराती होटल से खाना खा लेता था, कभी फुटपाथ पर भूखा सो जाता। लेकिन मुझे शिकायत नहीं थी, क्योंकि मेरे अंदर उम्मीद जिंदा थी और मैं सोचता था कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन वो एक दिन कब आएगा ये पता नहीं था। वो दिन आता भी है या नहीं, शायद यही सवाल मेरे साथ साथ जीता था। मैं अक्सर ख्वाब देखता था कि एक दिन मेरा भी घर होगा, एक दिन मेरी भी इज्जत होगी, एक दिन माँ को हॉस्पिटल में इलाज मिलेगा, बहनों के लिए नए कपड़े होंगे और भाइयों को स्कूल बैग मिलेगा। लेकिन फिलहाल इन ख्वाबों को सच करने के लिए सिर्फ एक छोटा सा ठेला था और एक थका हुआ जफर, जो दिन भर लोगों के तंज सुनता था लेकिन चुपचाप हंसता रहता। पर कुछ दिनों से एक अजीब सी बात होने लगी थी। जिस जगह मैं अपना ठेला लगाता था, वहां से सड़क के पार एक बड़ी सी गाड़ी आकर रोज खड़ी हो जाती। उसके शीशे काले होते थे, अंदर कुछ दिखाई नहीं देता था, पर मेरा दिल कहता था कि इस गाड़ी के अंदर कोई मुसलसल मुझे घूर रहा है। मैं जैसे ही ठेला लगाता वो गाड़ी आकर वहीं खड़ी हो जाती। पहले पहल मैंने सोचा कि शायद ये इत्तेफाक है, लेकिन अब रोज ऐसा होने लगा था। गाड़ी आती, खड़ी होती, मैं छलियां बेचता रहता और बार बार मेरी नज़र उस तरफ उठ जाती। न जाने क्यों मेरा दिल बेचैन हो जाता और एक अजीब सा खौफ सा महसूस होता, जैसे कोई मुझे बहुत करीब से देख रहा हो। पर मैं खामोश रहता, अपने काम में लगा रहता। दिल में तरह तरह के ख्यालात आते थे। कहीं कोई दुश्मन तो नहीं, कहीं कोई पुलिस वाला तो नहीं, कहीं कोई पहचानने वाला तो नहीं। पर मेरे तो शहर में कोई रिश्तेदार भी नहीं था जिसने मुझे पहचाना हो।
इसलिए फिर सोचता था कि शायद कोई मुझसे कुछ कहना चाहता है, या शायद किसी की नज़र में मैं कोई ख़ास इंसान हूँ जो मैं खुद नहीं जानता। पर हर बार गाड़ी आती, खड़ी होती और फिर रात ढलते ही चुपचाप चली जाती, बगैर किसी इशारे के, बगैर कोई दरवाज़ा खोले। बस एक सन्नाटा रह जाता और मेरे दिल में हज़ारों सवाल, जिनके जवाब कहीं भी नहीं थे। एक दिन की बात है जब सूरज ने अभी अपनी रोशनी पूरी तरह नहीं फैलाई थी और पार्क के बाहर मेरी रेहड़ी के करीब बच्चों की हंसी की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। तभी मेरी नज़र एक छोटी सी लड़की पर पड़ी, जिसकी उम्र 5 या 6 साल से ज़्यादा नहीं होगी। वो गुलाबी रंग का फिराक पहने हुए थी और इसके बालों में नीले रंग की रिबन बंधी हुई थी, जो हवा के झोंकों से लहरा रही थी। मैंने सोचा कि शायद वो किसी के साथ पार्क में खेलने के लिए आई है, क्योंकि अक्सर शाम के वक्त माएँ अपनी औलाद को लेकर आती थीं और बच्चे पार्क में झूलों के साथ खेलते थे। लेकिन वो लड़की पार्क के अंदर जाने की बजाय बार बार सड़क के किनारे आकर पत्थरों से खेल रही थी, जैसे उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि ख़तरा क्या होता है। मैं अपनी छलियां भूनने में मसरूफ़ था, लेकिन फिर भी मेरी नज़र बार बार उसकी तरफ जा रही थी। एक लम्हे के लिए मैंने अपनी नज़रें हटाईं और जैसे ही मैंने सर उठाया तो देखा कि दूर से एक गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तारी से उसी तरफ आ रही है और वो बच्ची सड़क पर झुकी हुई थी, शायद उसे कुछ उठाना था। मेरा दिल जैसे सीने से निकल आया। मैं सब कुछ छोड़कर हवा की तरफ दौड़ा, उस लड़की को अपनी बाहों में भरकर सड़क से दूर हट गया। गाड़ी इतनी तेज थी कि अगर एक लम्हा भी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। गाड़ी वाला थोड़ा आगे जाकर रुक गया, फिर तेजी से दरवाज़ा खोला और गुस्से में चिल्लाने लगा कि देखकर नहीं चल सकते हो, अगर कुछ हो जाता तो मेरी ही गलती बन जाती। मैं पहले तो खामोश रहा, लेकिन जब उसने दोबारा बदतमीजी की तो मेरे अंदर का सारा गुस्सा फट पड़ा। मैंने ऊंची आवाज में कहा, तुम हो ही गलत, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि बच्चों का पार्क है और बच्ची सड़क पर है? इतनी तेज गाड़ी चला रहे हो जैसे कोई मुकाबला जीतने जा रहे हो। मैंने उससे बहस शुरू कर दी और वो भी बदतमीजी पर उतर आया। वो कहने लगा कि ज्यादा बकवास ना करो, वरना अभी तुम्हें यहीं सीधा कर दूंगा। मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। मैंने कहा कि मेरे हाथ देखो, जिनसे रोज छलियां भूनता हूँ। ये हाथ किसी के मुंह पर पड़े तो वो दिन में तारे देख लेता है। मेरे चेहरे पर वो गुर्बत की झरियां जरूर है, लेकिन मेरी आंखों में वो आग है जो किसी की गुरूर को राख बना सकती है। तुम जैसे मम्मी डैडी लड़के सिर्फ गाड़ियों में बैठकर मजे करते हो। तुम्हें क्या खबर कि यहाँ नीचे जमीन पर कैसे जिया जाता है। वो लड़का शायद मेरी आंखों की शिद्दत देखकर डर गया और पीछे हटने लगा। वो कहने लगा, अच्छा ठीक है, तुम अपनी औलाद को संभाल कर रखो। अब इसे क्या बताता कि वो मेरी औलाद नहीं थी, लेकिन जब मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया था तो ऐसे लगा जैसे मेरी अपनी बेटी हो। हमारे इलाके में शादियां जल्दी हो जाती हैं। अगर मेरी शादी हो गई होती तो शायद मेरी बेटी भी इतनी ही बड़ी होती। इस ख्याल ने मेरे दिल में एक अजीब सी कसक पैदा कर दी, जैसे दिल की किसी बंद गली में यादों का हुजूम निकल आया हो। मैंने उस बच्ची को नरमी से समझाया। मैंने कहा, बेटा सड़क पर खेलना ठीक नहीं है, आप पार्क के अंदर जाएं, झूलों पर खेलें, वहाँ महफूज जगह है। आपके साथ कौन आया है, किसके साथ आई हो? लेकिन वो कुछ भी ना बोली, बस मेरी तरफ देखती रही। फिर अचानक मुड़ी और पार्क की तरफ भाग गई। मैंने उसे जाते हुए देखा। उसके छोटे छोटे कदम पार्क की हरी घास पर पड़ते थे, जैसे कोई तितली फूलों के बीच जा रही हो। मेरा दिल थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन इस वाक़ये ने मेरे अंदर एक अजीब सी उदासी भर दी थी। मैंने सोचा कि ये शहर भी कितना अजीब है, जहाँ बच्चे सड़कों पर खेलते हैं और गाड़ियाँ इंसानों को रौंदने के लिए तैयार रहती हैं। खैर, मैंने अपने दिल को संभाला और दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया। मैंने छलियाँ पलटना शुरू की और अपनी सोचों को रोटी कमाने की मुशक्क़त में छुपा लिया, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी ज़िंदगी में रुकने का मतलब है हार जाना, और मैं अब हारने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए आया था। एक दिन तो जैसे मेरी ज़िंदगी ने खुद मेरे सामने एक नया दरवाज़ा खोल दिया हो। वही काली बड़ी सी गाड़ी जो रोज़ मेरी रेहड़ी के सामने आकर खड़ी हो जाती थी और जिसके अंदर झांकने की कभी हिम्मत तक नहीं हुई थी, उस दिन अचानक बिल्कुल मेरी रेहड़ी के पास आकर रुकी। और इस बार उसके अंदर से शीशा नीचे हुआ तो मैंने देखा कि एक औरत बैठी हुई है जो देखने में किसी बड़े अफीसर की बीवी या किसी मशहूर शख्सियत जैसी लगती थी। उसकी उम्र कोई 40 साल या उससे कुछ ज़्यादा होगी। चेहरे पर गहरा मेकअप, माथे पर हल्की सी झुर्रियों के बावजूद उसकी शख्सियत में एक ख़ास जाज़बियत थी। उसने बड़ी नफासत से काले चश्मे की ओर से मुझे देखा और कहा कि 10 छड़ियाँ पैक कर दो और ये गरम गरम होनी चाहिए। मैंने इस बात में सर हिलाया और अपने काम में लग गया। मैंने जाहिर नहीं होने दिया कि मैं जानता हूँ कि ये वही गाड़ी है जो रोज़ मुझे देखने के लिए आती है, और ये भी नहीं दिखाया कि मैं परेशान हूँ। मैं दिल ही दिल में उलझा हुआ था कि ये औरत यहाँ क्यों आई है। खैर, मैंने छड़ियाँ तैयार की और इधर उधर की बातों में मसरूफ़ रहा, मगर उसने अचानक मुझे मुखातिब करते हुए पूछा कि पूरे दिन में कितना कमा लेते हो? मैंने कहा कि कभी 600 कभी 700 रुपये बन जाते हैं, महीने के 20 से 22 हज़ार हो जाते हैं।
उसने हैरानी से पूछा, फिर इतने में गुजारा हो जाता है? मैंने कहा कि गुजारा क्या होता है, बस जितने पैसे बचते हैं वो गांव भेज देता हूँ। हो तो यहाँ जैसे तैसे गुजारा कर ही लेता हूँ। फिर उसने अचानक मुझसे पूछा कि शादी हुई है तुम्हारी? मैंने कहा कि नहीं, अभी तक नहीं हुई। उसने मेरा नाम पूछा, मैंने बताया और साथ ही अपना सामान पैक करने लगा। जब मैंने शॉपर में छलियां डालकर उसकी तरफ बढ़ाई तो उसने पैसे देने की बजाय अपने बैग से नोटों की एक मोटी गड्डी निकाली और मेरी तरफ फेंक दी, जो मैंने हैरत से हवा में कैच कर ली। मैं सच में हैरान रह गया था कि 10 छलियों के बदले कोई इतने सारे पैसे कैसे दे सकता है। मैं अभी कुछ कहने ही वाला था कि उसने खुद ही कह दिया कि ये छलियों के पैसे नहीं है। मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहती हूँ। अगर तुमने मेरी बात मान ली तो तुम दिन रात नोटों में खेलोगे। बस तुम्हें अपना ये ठेला छोड़ना होगा और मेरे साथ चलना होगा। मैंने सुना तो दिल धक से रह गया कि कोई इतनी बड़ी ऑफर यूं ही क्यों देगा। मैंने पूछा कि क्या काम करना होगा। उसने कहा कि काम तुम्हें बाद में बताया जाएगा। अभी बस इतना सोच लो कि क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो या नहीं, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते और ये सबके नसीब में नहीं होते। मैंने एक लम्हे को सोचा, फिर इस कड्डी की तरफ देखा जो मेरे हाथ में थी। ये कमाई मेरी आधी जिंदगी में भी ना होती, और अगर इस औरत ने ये सिर्फ पेशगी दी है तो असल में क्या होगा। मेरा दिमाग चकरा गया, लेकिन फिर अंदर से एक आवाज़ आई कि शायद ये वही लम्हा है जिसका इंतज़ार मैं हमेशा करता रहूं। शायद मेरी तकदीर का दरवाज़ा यही है जिसे खोलने के लिए मुझे अपने पुराने रास्ते छोड़ने होंगे। और मैंने हाँ कर दी। उसने मुस्कुरा कर कहा कि वीगो गाड़ी है, मेरे पीछे खुली जगह है, बैठ जाओ। मैं तुम्हें इस जगह ले जा रही हूँ जहाँ तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। मैंने अपने ठेले पर आखिरी नज़र डाली और दिल में माँ और बहन भाइयों का ख्याल लाकर अल्लाह ताला का नाम लेकर गाड़ी पर चढ़ गया। और वो गाड़ी चली तो मैं सारी राह ख्वाबों में डूबा रहा। मैं सोचता रहा कि शायद अब वो वक्त आ गया है जब माँ की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी, जब बहनें नए कपड़ों में सजेंगी, जब भाई स्कूल जाएंगे, जब मुझे कोई नीचा नहीं देखेगा, जब मैं सड़क किनारे ठेला नहीं लगाऊंगा बल्कि एक फ़ख्र से ज़िंदगी गुजारूंगा। गाड़ी शहर के एक पोश इलाके में एक बड़े से बंगले के सामने आकर रुकी। जैसी गाड़ी रुकी उसके गेट पर खड़े नौकर फौरन दौड़े और दरवाज़ा खोलने लगे। मैं गाड़ी से उतरा तो हैरत की इंतहा न रही। वो बंगला किसी ख्वाब जैसा लगता था। ऊंची दीवारें, बड़ी खिड़कियां, संगे मरमर का फर्श और अंदर तक जाती हुई लंबी राहदारी, जैसे किसी फिल्म का सीन हो। उसने मुझसे कहा कि अंदर आ जाओ। मैं उसके साथ चल पड़ा। दिल में अनजाने खदशे भी थे, लेकिन उम्मीदों ने ढांप रखा था। मैं सोचता रहा कि अब जो भी होगा वो पहले जैसा नहीं होगा, और शायद मेरी नई जिंदगी का आगाज यहीं से होने वाला है। अभी हम लोग इस बड़े और शानदार बंगले के लान में ही खड़े थे कि अचानक एक बच्ची अंदर से भागती हुई आई। और मैंने सोचा कि वो अपनी माँ के गले लगेगी, क्योंकि मुझे लगा कि वो औरत ही उस बच्ची की माँ है। लेकिन वो बच्ची भागते भागते मेरे कदमों में आकर रुक गई और यकदम से मेरे गले लग गई, जैसे किसी को बरसों बाद मिला हो। और जब मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो मुझे अपने हवासों पर यकीन ना आया, क्योंकि वो वही छोटी सी बच्ची थी जिसे मैंने कुछ दिन पहले सड़क पर एक तेज रफ्तार गाड़ी के नीचे आने से बचाया था। मेरे जहन में उस दिन की सारी तस्वीरें एकदम से तेज रफ्तार फिल्म की तरह चलने लगीं, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उस बच्ची ने मुझे जोर से गले लगाया और इतने प्यार से कहने लगी कि मेरे हीरो पापा आ गए, मेरे हीरो पापा वापस आ गए। मामा, यही वो हीरो पापा हैं जिन्होंने मुझे बचाया था। मैं उसके अल्फाज सुनकर एक लम्हे के लिए साकित हो गया, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत अजीब था कि वो मुझे पापा कह रही थी, जबकि मैं ना उसका बाप था, ना उसको जानता था, और ना ही मुझे ये औरत पहले से जानती थी। ये कम अज़ कम मुझे ऐसा ही लगता था। लेकिन न जाने क्यों मैंने उस बच्ची को खुद से अलग नहीं किया। ना ही मैंने उसे ये कहा कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ या मुझे छोड़ दो। मैंने सिर्फ उसका नन्हा सा हाथ थामा, उसे बहुत नरमी से अपने साथ अंदर ले आया, क्योंकि उसके हाथ में कैनोला सा लगा हुआ था और वो किसी बीमारी से निढाल लग रही थी। उसकी कलाई पर सफ़ेद पट्टी बंधी हुई थी और इसमें से ड्रिप की नलकी गुजरी हुई थी। मैंने बड़े एहतियात से उसका हाथ थामा और वो मेरे हाथ को ऐसे पकड़कर मुझे घर के अंदर ले जा रही थी जैसे बरसों से मेरा ही इंतज़ार था। मैं उसके साथ इस वसी और इस घर में दाखिल हुआ जहाँ हर चीज़ किसी महल जैसी थी। घर में हर तरफ सफाई सुथराई, चमक दमक और आसाइशों की भरमार थी, जैसे हर ख्वाब का रंग यहाँ मौजूद हो। वो बच्ची मुझे सोफे पर ले जाकर बिठा गई और मेरे साथ ही बैठ गई। तभी वो औरत भी अंदर आई और नौकरानी को आवाज़ दी कि खाने पीने का इंतज़ाम करो, और कहा कि खाने का वक्त हो गया है, अब मेहमान को कुछ खिलाओ। मैंने फ़ौरन कहा कि नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं बस ये सब समझने आया हूँ कि क्या हो रहा है। तो वो मुस्कुरा कर बोली कि अब तो तुमने यहीं रहना है, तो शर्माने की ज़रूरत नहीं है, और खाने का वक्त है तो खाना ही पड़ेगा। नौकरानी ने दस्तरखान लगाया और खाने में वो सब कुछ था
जो मैंने शायद अपनी ज़िंदगी में कभी देखा भी ना हो, कभी सुना भी ना हो। तरह-तरह के खाने, खुशबुओं का तूफ़ान और बच्ची के लिए मखसूस बर्तन भी मेज़ पर रखे गए। फिर मेरे लिए चाय भी बनवाई गई और वो बच्ची मेरी गोद में सर रखकर लेट गई, जैसे बरसों से मेरा ही इंतज़ार था और जैसे उसे यकीन हो कि अब मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊँगा। मैं अंदर से हैरान था, परेशान भी, लेकिन जो सुकून उस लम्हे में था वो नाकाबिले बयान था। तभी वो औरत मेरे करीब आई और नरमी से बोली, क्या मैं तुम्हें असल बात बताने लगी हूँ, पूरी तवज्जो से सुनो और बुरा मत मनाना और ना मुझे गलत समझना, क्योंकि मैं जो कहने जा रही हूँ वो आम बात नहीं है। ये तुम्हारी ज़िंदगी बदलने जा रहा है और शायद मेरी भी। मैं खामोश हो गया, उसके चेहरे की तरफ देखने लगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब वो राज खुलने वाला है जो मुझे इस घर तक लाया था और वो कहानी शुरू होने वाली थी जिसका आगाज़ एक छली से हुआ था। उस औरत ने आहिस्ता-आहिस्ता अपनी बात शुरू की और कहा कि उसका नाम सफ़िया बीबी है। उसके लहजे में एक अजीब-सी टूट-फूट थी, जैसे हर लफ्ज़ के साथ एक ज़ख्म खुल रहा हो। उसने कहा कि उसके शौहर बहुत अच्छे इंसान थे और अपनी बेटी मारिया से बेहद मोहब्बत करते थे। वो मारिया, जो अभी मेरी गोद में सर रखे खामोश बैठी थी और हर लम्हा मेरी उँगलियों को थामे हुए थी। सफ़ीना बीबी कहने लगीं कि बेटियों का रुझान वैसे भी बाप की तरफ ज़्यादा होता है और मारिया का दिल तो बस अपने बाप में ही बसा हुआ था। लेकिन वक्त ने उसके साथ बहुत बड़ा सितम किया और एक दिन अचानक एक हादसा उनके शौहर को हमेशा के लिए उनसे दूर ले गया। वो बोलते बोलते रुक गई, जैसे अपने आंसुओं को रोक रही हो। फिर उसने कहा कि इस हादसे को 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन मारिया इस सदमे से बाहर नहीं आ सकी। उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि इसका खून नहीं बन रहा, और ये बात कहकर वो खामोश हो गई, जैसे उसने खुद भी इस जुमले पर यकीन ना किया हो। फिर कहने लगी, किसी ने उसे मशवरा दिया कि वो दूसरी शादी कर ले ताकि मारिया को एक बाप का साया दोबारा मिल सके और वो तन्हाई से बाहर निकल आए। वो बोली कि 1 महीना पहले उसके रिश्तेदारों ने एक आदमी का रिश्ता दिखाया। उससे बात भी हुई, लेकिन सफ़ीना ने महसूस किया कि वो आदमी मारिया से शुरू से ही चिढ़ता था। उसका सारा ध्यान सिर्फ उस बात पर था कि इस घर में अब दौलत की कोई कमी नहीं और वो हनीमून पर कहाँ-कहाँ जाएगा और दुनिया की सैर कैसे करेगा। लेकिन जिस मकसद के लिए सफ़ीना शादी करना चाहती थी कि मारिया को बाप का सहारा मिले, वो मकसद उसके लिए बिल्कुल गैर अहम था। बल्कि वो तो ये तक कहता था कि बच्ची को कहीं और रखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो उसके मंसूबों में रुकावट बन जाएगी। सफ़ीना कहने लगी कि मैं अपनी बेटी को कभी किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकती। इसलिए मैंने वो रिश्ता ठुकरा दिया और फिर हर शाम जब मारिया पार्क में अपनी नौकरानी के साथ खेलती थी, तो मैं गाड़ी में बैठकर उसे देखती रहती। और इन्हीं दिनों मैंने तुम्हें देखा कि तुम बच्चों से कितना प्यार करते हो। तुम्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि उनके पास पैसे हैं या नहीं, तुम उन्हें छलियां दे देते हो। और जिस दिन तुमने मारिया को बचाया और इस बदतमीज़ आदमी से उसके लिए लड़ने लगे और फिर मोहब्बत से उसे वापस पार्क में भेजा, तो मैंने फैसला कर लिया कि तुम एक अच्छे इंसान हो। और फिर मारिया ने भी उस दिन के बाद से मुझे कहना शुरू कर दिया कि आप हीरो अंकल को मेरे पापा क्यों नहीं बना देती। वो तो बिल्कुल हीरो की तरह है जिन्होंने मेरी जान बचाई है। वो तुम्हें बार बार हीरो पापा कहने लगी और मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुमसे आकर बात करूं। और आज जब तुम मेरी गाड़ी में आकर बैठे और मैं तुम्हें यहाँ ले आई, तो मैंने सोचा कि साफ साफ बात कर लेनी चाहिए। मैं तुमसे ये नहीं कहती कि तुम उससे शादी कर लो, लेकिन अगर तुम इस घर में आकर मारिया के लिए उसके बाप की कमी पूरी कर सको, तो बदले में तुम जो चाहोगे मैं दूंगी। तुम्हारी ज़िंदगी संवार दूंगी। तुम्हारी और मेरी उम्र में तकरीबन 15 साल का फ़र्क होगा, और मैं ये भी जानती हूँ कि अपनी बेटी की ज़िद के पीछे मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। लेकिन अब मेरी बेटी ने तुम्हें चुन लिया है और वो तुम्हारे साथ ही रहना चाहती है। ये सुनकर मैंने सबसे पहले दिल से कहा कि मुझे बहुत अफसोस है कि आपके शौहर इस दुनिया में नहीं रहे, और मैंने अपनी पूरी हमदर्दी का इजहार किया। फिर मैंने कहा कि आपकी बेटी वाकई बहुत प्यारी है, और अगर इसकी ज़िंदगी का सवाल है, अगर इसकी खुशी का सवाल है, अगर इसकी सेहत का सवाल है, और वो मुझे अपना बाप मान चुकी है, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं इस घर में उसके लिए रहने को तैयार हूँ। लेकिन मैं एक पठान हूँ और हमारे अंदर गैरत का मादा बहुत गहरा होता है। मैं इस घर में बगैर किसी रिश्ते के नहीं रह सकता। अगर मैं यहाँ रहूँगा तो आप मेरी बीवी बनेगी और मैं बाकायदा निकाह करूँगा। इसके बाद बेशक आप और मेरे दरमियान कोई तल्लक ना हो, वो एक अलग बात है, लेकिन रिश्ता नाम का नहीं होना चाहिए बल्कि इज्जत का होना चाहिए। ये सुनकर सफ़ीना बीबी की आंखों में एक अलग ही रोशनी आ गई और वो कहने लगी कि तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो और तुम पर मुझे मुकम्मल भरोसा है कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगे। और अगर तुम्हें यही शर्त कबूल है, तो फिर इसी हफ्ते हमारा निकाह हो जाएगा। और यूं इस शाम एक नई कहानी का दरवाज़ा खुल गया। एक ऐसी कहानी जिसमें ना सिर्फ मारिया का हीरो पापा बनने जा रहा था, बल्कि एक ऐसी औरत का हम सफ़र भी जिसने सच्चाई को देखकर फैसला किया था। मैंने सफ़ीना के किसी कारोबारी मामले में कभी मदाखलत नहीं की।
मैंने ना ही उसकी दौलत में दिलचस्पी दिखाई, न उसके फैसलों में राय दी। बस मैं अपने वादे पर कायम रहा। मैंने मारिया को अपना समझा, उसकी हर ज़रूरत में उसके साथ खड़ा रहा। मैंने उस घर में सिर्फ़ एक साया बनकर रहना शुरू किया, जिस बच्ची के सरों पर छत बन जाए। मैं सुबह उठता तो मारिया को तैयार करता, उसके नखरे बर्दाश्त करता, और जब वो बीमार होती तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना होता, तो मैं उसके साथ जाता। डॉक्टर भी मुझे उसका बाप कहने लगा था। वो बच्ची मुझसे इतनी मायूस हो गई थी कि अपने स्कूल के काम भी मेरे साथ बैठकर करती, और एक दिन उसने मुझे पार्क में अपनी दोस्तों से मिलाने के लिए ले गई। वो कहने लगी कि देखो, ये मेरे पापा हैं, मेरे हीरो पापा। उसकी एक सहेली ने मासूमियत से कहा कि तुम्हारे पापा तो बहुत अच्छे लगते हैं, वो तो वाकई हीरो जैसे हैं। मैंने तब पहली बार महसूस किया कि शायद मैं वाकई उसके लिए हीरो बन गया हूँ। वो बच्ची अब दवाई भी मेरे हाथ से पी लेती थी, वरना इससे पहले वो किसी से दवाई नहीं लेती थी। और जब खाने का वक्त आता तो मेरे साथ ही दस्तरखान पर बैठती और मेरे करीब बैठकर खाती। सफ़ीना भी अब बहुत खुश रहने लगी थी। वो अक्सर मुस्कुरा कर कहती कि तुम दोनों एक जैसे हो, और शायद अल्लाह ताला ने तुम्हें मारिया के लिए भेजा है। एक दिन मैंने कहा कि मुझे कुछ दिन के लिए गाँव जाना है, तो मारिया ने शोर मचा दिया। वो कहने लगी कि नहीं, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तो मैंने उससे कहा कि चलो, तुम भी साथ चलो। डॉक्टर ने भी कहा था कि अब वो बेहतर है और सफ़र कर सकती है, तो हम तीनों ने मिलकर गाँव जाने का फैसला किया। जब हम गाँव पहुँचे तो लोग मुझे देखकर हैरान रह गए। सबको मेरी हालत पहले से बहुत बेहतर लगने लगी। मेरे कपड़े साफ सुथरे थे, मेरे चेहरे पर सुकून था, मेरी जेब में पैसे थे, मेरे अंदाज में एतमाद था। सबने पूछा कि ये औरत कौन है? तो मैंने कहा कि ये मेरी बीवी है और ये मेरी बेटी है। मेरी माँ, जो मुझसे हमेशा सवाल करती थी, वो हैरत से मुझे देखने लगी और बोली कि ये सब कैसे हो गया? तो मैंने कहा कि अम्मा, मैंने तो 7-8 साल पहले ही शादी कर ली थी, और ये मेरी ही बेटी है। अम्मा खुश हो गई। उसने भी सफ़ीना और मारिया को गले से लगा लिया। सफ़ीना ने मुझसे अलग होकर कहा कि तुमने झूठ क्यों बोला? तो मैंने कहा कि इसलिए ताकि तुम्हारी मेरे ख़ानदान में हमेशा इज़्ज़त बनी रहे, क्योंकि गाँव के लोग सवाल बहुत करते हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहे। सफ़ीना ने मेरे जवाब पर कोई शिकायत नहीं की, बल्कि मेरी समझदारी पर और भी खुश हुई। अब वो मेरी आदतों को पसंद करने लगी थी। उसे मेरी सादगी, मेरी खामोशी, मेरी मारिया से मोहब्बत भरे अंदाज सब अच्छे लगने लगे थे। पर यूं हमारा रिश्ता, जो सिर्फ एक मुआहदे पर खड़ा था, अब वो मोहब्बत में बदलने लगा था। हम मियाँ बीवी थे, मगर हमारा रिश्ता बिल्कुल दो दोस्तों जैसा था। हम एक दूसरे से हर बात करते, एक दूसरे की हंसी में शरीक होते। लेकिन फिर एक दिन वो खामोशी टूट गई और हम दोनों ने अपनी शादीशुदा जिंदगी का बाकायदा आगाज़ कर लिया। और आज हम दोनों एक साथ हैं और खुश हैं। मारिया अब ज़्यादा मुस्कुराती है। अब वो बार बार कहती है कि मुझे एक छोटा सा भाई चाहिए, और हम दोनों उसके जवाब में शर्मा जाते हैं। मगर अल्लाह ताला ने चाहा तो वो दिन भी आएगा, और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अगर मारिया को एक छोटा भाई मिल जाए तो उसकी बीमारी मज़ीद बेहतर हो जाएगी, और शायद मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाए। क्योंकि उसका सबसे बड़ा मसला यही था कि उसके जिस्म में खून नहीं बनता था, इसलिए हर 2 हफ्ते बाद उसे मसनूई खून चढ़ाना पड़ता। लेकिन अब वो पहले से बेहतर है, उसकी हालत में दिन ब दिन बेहतरी आ रही है। और अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो मारिया ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो जाएगी, बल्कि हमारे इस फैसले से ना सिर्फ उसका बचपन लौट आएगा, बल्कि हमारा घर भी एक मुकम्मल ख़ानदान बन जाएगा। बस यही थी मेरी ज़िंदगी की कहानी, जिसमें एक मुखलिस औरत और एक प्यारी सी बच्ची ने आकर सब कुछ बदल दिया। मेरी ज़िंदगी, जो कभी सिर्फ एक रेढ़ी तक महदूद थी, जो कभी सड़क के किनारे चंद सिक्कों के इंतज़ार में गुजर जाती थी, आज वो एक मुकम्मल और भरपूर ज़िंदगी बन चुकी है। मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वो दिन जैसे ख्वाब लगते हैं, जब मैं बच्चों के पार्क के बाहर छलियाँ बेचता था, जब मैं पैसे ना होने की वजह से खैराती खाना खाता था, और जब मेरे ख्वाब सिर्फ माँ, बहन, भाइयों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने तक महदूद थे। लेकिन आज अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाज दिया है कि मैं उन सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ ला सका हूँ। मैंने अपने माँ बाप को शहर लाने की कभी जिद नहीं की, क्योंकि वो इस गांव की मिट्टी में रच बस गए हैं, और वो वहीं की ज़िंदगी को अपना चुके हैं और वहीं खुश हैं। मैंने उनकी मर्ज़ी का एहतराम किया, लेकिन उनकी ज़िंदगी बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने बहन भाइयों को अच्छे स्कूलों में दाखिल करवाया, उनकी तालीमी अखराजात और दूसरी ज़रूरियात के लिए हर महीने एक खती रकम भेजता हूँ। मेरी माँ अब दूसरों के घरों में काम नहीं करती, वो अब सिर्फ आराम करती है। और मेरे वालिद अब गांव में सबकी नज़रों में इज़्ज़त का निशान है, क्योंकि उनका बेटा शहर में ना सिर्फ कामयाब है, बल्कि एक बहुत बड़े घर का दामाद भी है। सफ़ीना अक्सर कहती है कि तुम थोड़े पैसे भेजते हो, तुम्हें ज़्यादा भेजना चाहिए, ताकि तुम्हारे बहन भाइयों को किसी चीज़ की कमी ना हो। लेकिन मैं हंसकर कहता हूँ कि जो भेजता हूँ वही काफ़ी है, और जो मेरे बस में है वो कभी कम नहीं होता। मेरा असल काम यह है कि मारिया और सफ़ीना को खुश रखूँ, क्योंकि यही मेरा असल घर है, यही मेरी असल दुनिया है। मुझे खुशी इस बात में मिलती है कि मेरी बेटी मुझे हीरो पापा कहकर पुकारती है, और मेरी बीवी मेरी बातों पर मुस्कुराती है।
मैं जब रात को घर आता हूँ तो दरवाजे पर छोटी सी मारिया दौड़कर मेरे गले लगती है और मेरा सारा दिन का थकन एक पल में उतर जाती है। मैं और सफ़ीना अक्सर रात को बैठकर चाय पीते हैं और पुराने दिनों को याद करके हैरान होते हैं कि कैसे एक इत्तेफाक ने हमारी ज़िंदगी बदल दी। सफ़ीना कहती है कि वो दिन मेरे लिए एक मौजज़ा था जब मैंने तुम्हें पार्क में मारिया के लिए लड़ते हुए देखा, और मैं भी यही मानता हूँ कि वो दिन मेरा मुकद्दर बदलने वाला दिन था, क्योंकि अगर मैं उस दिन वो छल्ली का ठेला ना लगाता, अगर मैं मारिया को बचाने ना जाता, अगर मैं सफ़ीना की आंखों में खुद के लिए एहतराम ना देखता, तो शायद आज भी सड़क किनारे अपनी किस्मत को कोस रहा होता। आज मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास एक फैमिली है, एक छत है, एक इज़्ज़त है, एक बीवी है जो ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि मुखलिस भी है, एक बेटी है जो मेरे लिए दुआ है, एक माँ है जो अब दुआओं में मेरे लिए आसानियाँ मांगती है, एक बाप है जो मेरी कामयाबी पर फ़ख्र करता है, बहन भाई हैं जो मुझे अपना आइडियल समझते हैं, और सबसे बढ़कर एक खुदा है जिसने मुझे इस मकाम तक पहुँचाया, जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं दूसरों की ज़िंदगी बदल सकूँ और ख़ुद को इस मुआशरे में सर उठाकर जीने के काबिल समझ सकूँ। मोहब्बत, इज़्ज़त, सुकून, खुशी, यही सब कुछ तो चाहिए होता है एक इंसान को, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये सब कुछ है। दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी करें। अल्लाह हाफ़िज़।